फेल फेल होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज फेल होती हैं, गूगल के भी कई सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, राइट, कोक के भी कई सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, ठीक है, प्यूमा के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, ठीक है, बड़ी बड़ी कार कंपनीज की गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं। तो फेलियर इज़ अ पार्ट। तो कैलॉग्स का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, इन सबका देखा होगा। जब ये इंडिया आए थे, इन्होंने कहा था कि हम नाश्ता चेंज कर देंगे इंडिया में। हम नाश्ता क्या करते हैं, हम पराठे खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, आपके जो डोसा खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम ये नहीं खाएंगे, हम तो सब कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, सब खाएंगे, ठीक है। आज की डेट में वही कंपनी अपने आलू पराठे ले आई है, अपने डोसा मिक्स। कोविड से 2 दिन पहले मैं अपने घर देहरादून में आ गया था, यहीं से मैं काम कर रहा था। और कोविड की पहली वेव के बाद जब कंपनी ने वापस बुलाया कि भाई आप हेड हैं, हमें आपकी ज़रूरत है ऑफिस में, उस समय मैंने अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके काफ़ी सोचा इस पर कि जाया जाए कि नहीं जाया जाए। एलियंस के लिए जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, हाँ, तो उनके लिए क्या करना है? मार्केटिंग कैंपेन रन करना है। एलियंस के लिए करना है। एलियंस के लिए करना है। एलियंस यहीं रहते हैं, आप यही कहना? यहीं रहते हैं। हाँ, एंड उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन रन करना है। पहले तो एलियंस को समझना पड़ेगा वो कौन सा सोशल मीडिया देख रहा है। हाँ। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं मार्केटिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन कंसल्टेंट, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश नेगी। तो सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एंड थैंक यू टू कलाकृति टीम मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आप मार्केटिंग एक्सपर्ट की जर्नी आपकी फ्रॉम स्क्रैच और टिल डेट कैसी रही है? तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड को, और मेरी पढ़ाई पूरी लखनऊ से हुई। स्कूलिंग मैंने लखनऊ से करी है, एंड आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन में फार्मेसी का ग्रेजुएट हूँ, मैं बी फार्म ग्रेजुएट हूँ, और मैंने देहरादून से किया। उसके बाद शौक मेरे को, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो मेरे को शुरू से था कि डिफेंस में जाया जाए, बट नहीं क्लियर हुआ। तो देन आई एंटर्ड इनटू फार्मेसी। और उसके बाद फिर मैंने जॉब करी 1 साल एज अ मेडिकल रेप, जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब होती है, वो होती है सेल्स की जॉब। तो वहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया मेडिकल रेप, और 1 साल मैंने काम किया था वहाँ पे लखनऊ में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। उसके बाद मैंने एमबीए किया गाज़ियाबाद से, एंड उसके बाद मैंने मार्केटिंग की दुनिया में एंट्रेंस ली, और मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था जॉब करना। तो एज अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव मैंने करियर स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करके 12 साल के अंदर मैं लास्ट जो मैं प्रोफेशनली एसोसिएटेड था कंपनी के साथ में, उसमें एज अ मार्केटिंग हेड मैं काम कर रहा था। एंड वह उसके बाद कोविड से 2 दिन पहले मैं अपने घर देहरादून में आ गया था, यहीं से मैं काम कर रहा था। और कोविड की पहली वेव के बाद जब कंपनी ने वापस बुलाया कि भाई आप हेड हैं, हमें आपकी ज़रूरत है ऑफिस में, उस समय मैंने अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके काफ़ी सोचा इस पर कि जाया जाए कि नहीं जाया जाए। और तब ये डिसाइड किया कि देहरादून से रह करके मैं अब अपना नया करियर स्टार्ट करूँगा, जो कि आसान नहीं था, बिकॉज अच्छी खासी जॉब है, सैलरी है, एंड कंपनी का पूरा सपोर्ट है, आपको घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट क्या होता है कि कई बार आप कुछ ऐसे डिसीजन लेते हो जो कि शायद दिल से जुड़े होते हैं, तो वो भी एक ऐसा डिसीजन था। बट मेरे परिवार ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, एंड वहाँ से मैंने एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट का काम स्टार्ट किया। और मैंने अपने जितने मेरा नेटवर्क था, मैं उन सबके पास में गया, उनको बताया कि मैं ये सब काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो मेरे जानने वाले उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और आज की डेट में एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट में जो मैं काम करता हूँ, तो हम लोग इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग काम करते हैं, और कंपनीज को सपोर्ट करते हैं एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। तो ये मेरे बारे में है। आपने कहा कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, तो मतलब कितना गट लगता है एक अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने में? देखिए,
बिजनेस स्टार्ट करना, कई लोग शायद उस समय, जहाँ तक मुझे लगता है, कई लोग सोचते हैं कितना बेवकूफ़ आदमी है कि अच्छी खासी जॉब है, सैलरी अच्छी खासी है, आपकी 6 फिगर सैलरी है, आप को कंपनी ने अकोमोडेशन दिया है, सब कुछ है, आप टीम मैनेज कर रहे हो, आपका काम अच्छा हो रहा है, फिर आप क्यों डिसीजन लेते हो? तो ये मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या होता है कि कई बार मेरा ये मानना है कि शायद अगर आपके भाग्य में लिखा है तो वो ज़रूर मिलेगा आपको। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका परिवार का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे, अगर आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, तो जब मैंने डिसीजन लिया था तब 6 साल हो गए थे, मेरा बेटा है अभी 9 साल का। तो एक परिवार को सपोर्ट करना, हम अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, तो एक परिवार को सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने डिसीजन लिया तो डिसीजन लेने से पहले मैंने इंश्योर किया कि मेरे पास एटलीस्ट इतना काम हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, जो फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी तरह से कवर कर सकूं। अगर ये बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो मेरा एम था कि जो मेरी ईएमआईज़ हैं और जो मेरा खर्च है वो मैं ज़रूर कवर कर सकूं। तो मैंने जॉब करते हुए इतना रखा था कि एटलीस्ट 1 साल का बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा हर किसी से आज भी बोलता हूँ कि अगर आप अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं जॉब छोड़ करके, तो इतना पैसा ज़रूर रखिए अकाउंट में कि आप 1 साल तक कम से कम अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सके। क्योंकि 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वापस जाना चाहिए, दोबारा से मेहनत करिए, दोबारा से ट्राई करिए। तो एज एन स्टार्टअप फाउंडर उस समय आपका माइंडसेट क्या था कि चीज़ों को लेकर आप कितने डेस्परेट थे? लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ स्टार्टअप फाउंडर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं स्टार्टिंग डेज में, बट जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम होता जाता है एंड कई बार सेटबैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं और क्या माइंडसेट रहता है आपका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जब कोई भी इंसान अपना कोई काम स्टार्ट करता है, मेरा ये मानना है कि हमारे संस्कृति में भी ऐसा है कि आपके पास एक गुरु शिष्य की जो हमारी परंपरा है वो बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शायद आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, और आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने प्रश्न आ रहे हैं, आपको शायद उसका आंसर नहीं मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मुझे इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे मेंटर्स जो है हरिराम कृष्णन जी, सलील कल्याणपुर जी, या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ हैं, इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो ये लोग इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं, इन्होंने खुद आगे बढ़ कर के अपना हाथ मुझे दिया कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम काम करो। और वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। मुझे आज भी याद है जब मेरे मेंटर्स ने मेरे को कॉल करके बोला था कि आई विल हेल्प यू, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला था कि मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मैं आपको पैसे दे सकूं, या फिर ही सेड आई डोंट वांट इट, आई फील कि आप कर सकते हो, इसलिए आई वांट टू सपोर्ट यू। एंड तो वो एक ऐसा है कि वो मेरे ऐसे गुरु हैं वो लोग, कि मेरे दिमाग में कभी भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, एंड उनका जो एक्सपीरियंस है, जब वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताते हैं तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है उसमें। आई फील कि उनके जो आंसर्स होते हैं, क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री से हैं, तो वो मेरे को जो आंसर्स देते हैं वो मेरे को बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, और मुझे लगता है कि उसकी उन आंसर्स की वजह से मेरी ग्रोथ भी काफ़ी हुई है। और आज जब मैं ग्रो कर रहा हूँ एंड हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो आज मैं उनकी आवाज़, जब उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनकी आवाज़ में या उनको देख करके लगता है कि येस, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, कि मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टार्टअप में हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एक इंडस्ट्री में कोई मेंटर ज़रूर रखिए। वो मेंटर आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, और आपको आगे बढ़ने में, कई बार आपने कहा रोड ब्लॉक्स बहुत सारे आते हैं, इतने सारे, चाहे सिंपल से सिंपल इशू होता है कि जैसे अगर आप टीम मैनेज कर रहे हो, तो टीम मैनेज करने में कई बार होता है कि आप इतने ज़्यादा टीम में इन्वॉल्व हो पाते हो कि आप अपना ग्रोथ को रोक देते हो, कि मैं अपना बिजनेस संभालूं, कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। तो वहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं उनकी सलाह बहुत काम आती है, कि आप अपना कितना टाइम अपनी टीम को दीजिए, कितना टाइम आप अपने ग्रोथ पे लगाइए, काम को डेलीगेट करना कैसे इम्पोर्टेंट होता है, वो सब चीज़ें
बहुत ज़रूरी। तो मेरा मानना है मेंटर का होना आपके बिजनेस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटा से छोटा स्टार्टअप हो, चाहे बड़े से बड़ा स्टार्टअप हो, मेंटर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और यही काम फिर हम भी आज की डेट में काफ़ी कंपनीज के लिए करते हैं। तो कोई भी कंपनी जो छोटी है, ग्रो कर रही है, वहाँ पे हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो कैसे इसको आगे ग्रो कराएं। ओके। तो लाइक जैसे आपने कहा कि मेंटर्स होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टार्टअप फाउंडर के लाइफ में। तो कैसे पिक करते हैं कि मतलब कैसे चूज़ करते हैं कि ये हमारे राइट मेंटर हो सकते हैं, इनकी मेंटरशिप मेरे को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। तो एक अंदर से फील होता है कि यार ये मुझे लगते हैं ज्ञानी और मतलब मेरे फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो वो क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो माइंड में मतलब जो हमें चूज करते वक्त, मेंटर चूज करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए? मेंटर चूज करते वक्त जो आपने पॉइंट बोला ना, मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि ये मेरा मेंटर है कि नहीं है। आप जब किसी अपने मेंटर से मिलोगे, जब आपको लगेगा कि मेरा मेंटर है, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मैं इस आदमी को बहुत टाइम से जानता हूँ। हाँ। आपको ये लगेगा उनसे मिल करके कि मेरा इनसे कोई कनेक्ट है। आप जैसे ही उनसे मिलोगे, एकदम से आपका इंस्टेंट कनेक्ट एक बनता है। वो समझ जाएंगे आप किस स्टेज में हो, और आप भी समझ जाओगे कि ये मेंटर मेरे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो अच्छा मेंटर होता है वो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ में कंसर्न रखता है। मतलब कि एक होता है कि आप किसी को मेंटर कर रहे हैं और आपका फोकस है कि यार मेरी महीने की एक बिलिंग होती रहे इससे, ये मेरे को महीने में मैं आपको इतना घंटा दूंगा, मेंटर दूंगा, आप इतनी फीस है मेरी। एक होगा जो आपके साथ बैठेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, और प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको उसके लिए सही रास्ता दिखाएगा। मेंटर का मतलब क्या होता है? मेंटर का मतलब होता है कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि ये रास्ता सही है, आप इसमें जाओ। ओके। और मैं पीछे खड़ा हूं आपके, अगर आप गिरोगे तो मैं आपको संभालूंगा, लेकिन चलना आपको है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को बनाएंगे कि वो कहेगा मैं हाथ पकड़े चल रहा, तुम चलते रहो, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप नहीं सीखोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एग्जाम्पल, जैसे जो मेरे मेंटर्स हैं, अगर मेरे साथ में बीच में हुआ भी कि मेरे कुछ एक दो क्लाइंट्स थे, वो चले गए, तो मैं शुरू में तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को खराब सा लगा। एंड ऑफ कोर्स खराब लगता है जब आपका बिजनेस जाता है। तो मुझे लगा कि मेंटर्स मतलब मेरे बिजनेस चला गया मेरा। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बड़ी सिंपली मेरे मेंटर्स ने ये बोला कि आप जो है आप चिंता मत करो, अगर कोई जाता है तो कोई नया एवेन्यू खुलने वाला है। बड़ी सिंपल सी लाइन है, हमें भी पता है। बट क्या होता है कि जब आपका मेंटर या आपका परिवार या आपके जो चाहने वाले, जब वो आपसे ये बोलते हैं, तो आपको एक शक्ति मिलती है। आपको लगता है कि नहीं, इस बात में कोई दम है। और ये मैंने रियलाइज किया कि जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली कंसर्न रखते हैं। वो आपसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जो है अगर आप मतलब आप उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहो या वो करो। वो जेन्युइनली आपके उसमें, अगर जैसे आपका कलाकृति, अगर आपके उसमें कोई मेंटर है, तो वो उसका फोकस ये रहेगा कि कलाकृति कैसे ग्रो करे। वो आपको एवेन्यूज बताएगा कि आप पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को लेकर के आइए, आप इस तरह के पॉडकास्ट करिए, आपको मैं लाके कुछ लोगों से कनेक्ट करवाता हूँ, आप उनसे बात करो। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इसके बदले में आप मेरे को पैसा दो। वो कहेगा आप ग्रो करो। जब आप ग्रो करोगे तो आपके दिल से ही आप अपने मेंटर को फिर ऑनर करते हैं। तो वो मेरा मानना है कि इंस्टेंट कनेक्ट होता है, और जो इंसान आपको आपकी ग्रोथ में जनरली कंसर्न होता है वो आपका सही मेंटर होता है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के मेंटर के बारे में, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर मेंटर फॉर सो लॉन्ग। तो मेरे को पता नहीं था एग्जैक्ट क्या की प्रिंसिपल्स रहेंगे, क्योंकि एक आधों को मैंने अप्रोच किया था, बट मुझे वैसा वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आई कैन कनेक्ट विद दिस आंसर जी। तो अच्छा लगा ये वाला जान के। बट जैसे आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट एज वेल, तो आप अपने जो सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन होते हैं उसको कैसे मेजर करते हो? ये आपका दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, कई लोग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एक समझ लेते हैं। ये तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आज की डेट में अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है,
आज की डेट में अगर वो कंपनी 10 करोड़ की है, मुझे अगर उसको 500 करोड़ का बनाना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होगी मेरे को। मुझे 10 से 500 करोड़ बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे 10 से 500 करोड़ बनाने के लिए लोग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे नए नए एवेन्यूज चाहिए जहाँ से मेरी इनकम आ सके। वो मेरे स्ट्रैटेजी का प्लान है कि आज मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, अगर मुझे 100 करोड़ कमाने हैं तो शायद मुझे इस सेगमेंट में जाना चाहिए, यहाँ से 100 करोड़ आएंगे, इस 100 करोड़ के लिए इतने लोग लगेंगे, इन लोगों के लिए इतनी सैलरी लगेगी, इतने लोगों के लिए इतना ट्रेनिंग लगेगा, इस प्रोडक्ट के लिए मुझे इतना इनपुट देना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के लिए मुझे इतने साल वेट करना पड़ेगा। वो होता है स्ट्रैटेजी का प्लान। मार्केटिंग का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो मैं अपने कस्टमर के पास लेके जाऊंगा, उसको कैसे लेके जाऊंगा। उसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू लेके जाऊंगा, गूगल एड्स के थ्रू लेके जाऊंगा, या उसको मैं ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू लेके जाऊंगा। फिर आता है, तो ये होता है मार्केटिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? अपने कस्टमर को उस ब्रांड के बारे में क्या बताऊंगा। मेरा क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो एक ब्रांडिंग का पार्ट है, राइट। ये कार सबसे ज्यादा तेल बचाती है, ये एक ब्रांडिंग का पार्ट है। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। तो क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन आता है कि आपने मार्केटिंग कैंपेन चलाया। अगर हम कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, किसी भी अच्छा मार्केटिंग कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, वो पहला स्टेप है, वो है अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। वो कस्टमर कौन है, आपको किसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। जैसे कि अगर आपने से कोई नया फेस वॉश लॉन्च किया, तो फेस वॉश अगर आप किसी से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि फेस वॉश किसके लिए, तो वो कहते हैं कि फेस वॉश ही सब यूज करेंगे, 16 से लेके 60 साल तक का। बट क्या सभी उतनी मात्रा में रेगुलर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? हो सकता है एक 20 साल का जो आपका कस्टमर है, वो हर महीने आपका प्रोडक्ट खरीदे, और एक 60 साल का जो कस्टमर है, साल में एक ट्यूब खरीद के रख ले, जब कभी जरूरत पड़ गई तो लगा लिया, शायद जरूरत पड़ गई तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं, उसी कस्टमर को और बारीकी से समझते हैं। अगर मेरे को फेस वॉश बेचना है तो मेरा कस्टमर कौन है? मेरा कस्टमर है, मेरा फेस वॉश सपोज 500 रुपए का है, तो ऐसा कौन सा कस्टमर होगा जो 500 रुपए एक फेस वॉश खरीद सकता है? उसकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए, मतलब उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो कौन से शहरों में रह रहा होगा, वो टायर 1 में रहता है, टायर 2 में रहता है, टायर 3 में रहता है, वो मेल है कि फीमेल है, फिर वो कैसे ऑफिस जाता है या कैसे कॉलेज जाता है, क्या वो बाइक से जाता है, क्या वो मेट्रो से जाता है, क्या वो बस से जाता है। अगर मेट्रो से जाता है तो क्या मैं मेट्रो में ब्रांडिंग कर रहा हूँ? अगर मैं बस से जाता है, क्या मैं होर्डिंग्स लगा रहा हूँ? अब क्या मेरा ऑडियंस न्यूज़ देखता है कि इंस्टाग्राम देखता है? जैसे हमने एक अपने क्लाइंट के लिए हमने काम किया था, तो उनका पास एक जो प्रोडक्ट था वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पे फोकस था। तो जब हमने प्रोडक्ट था वो एक शैम्पू था। शैम्पू, हाँ, और वो शैम्पू था बेसिकली बालों में शाइन के लिए। तो उनका था कि हमें कॉलेज के लोगों को ही टारगेट करना है। तो जब हमने उस पर सर्वे किया तो हमने देखा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो न्यूज़ तो देखता नहीं है, ना वो आज तक देख रहा है, ना वो कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है, ना वो सीरियल देख रहा है, वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। और इंस्टाग्राम पे भी कब एक्टिव है? रात को 10 बजे से 1 बजे तक। तो हमारा जितना भी फोकस था सोशल मीडिया का, चाहे वो पोस्ट करने का टाइम, चाहे वो एड्स या जो भी है, हमने सारा फोकस उसी ऑडियंस पे इंस्टाग्राम पे किया, उसी टाइम इंटरवल पे। तो अगर हम पोस्ट आते थे 10 से 1 बजे के बीच में आता था। तो मतलब आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्टिंग भी होती थी वो 10 से 1 बजे के बीच में होती थी, क्योंकि अगर मैंने सुबह कर दिया तो शाम तक आते आते वो उसकी फीड में दिखाई नहीं देगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं उस समय कर रहा हूँ तो उस समय क्या है, मेरा ऑडियंस एक्टिव है। आपके पास काफी सारे सोशल मीडिया टूल्स होते हैं, मेरा ऑडियंस एक्टिव है, तो मैं ऑडियंस समझ सकता हूँ कि 11 बजे हीट मैप दिखा रहा है कि 11 बजे मेरा ऑडियंस जागा हुआ देख रहा है। उस समय मैंने कोई स्टोरी डाली, स्टोरी में कोई इंटरैक्टिव टूल डाला, वोटिंग का, पोल का, इंटरैक्शन का, या मैंने कोई पोस्ट डाला, या मैं उस समय लाइव गया। जैसे आप देखेंगे आज की डेट में काफी सारी, मैंने देखा है कि काफी सारे लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइव जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। 100%। आप देखेंगे अगर जैसे कोई साड़ी बेच रहा है तो सुबह नहीं बेचेगा या बेचेगी, वो शाम को आते हैं 9 बजे करीब, 8 बजे करीब, जब उनको पता है कि मेरा ऑडियंस लाइव है।
तो अपने ऑडियंस को समझना सबसे पहला स्टेप है कि मैं समझ जाऊँ मेरा ऑडियंस है कहाँ पे, मेरा ऑडियंस कौन सा म्यूजिक ऐप सुनता है, तभी मैं उस पर पैसा लगाऊं अगर मेरा बजट है उसका। दूसरा स्टेप आता है कि जब आप मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो सबसे पहले अपना कैंपेन को एक बार ड्राई रन करिए, एक बार टेस्ट करके देखिए कम ऑडियंस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर जब आप कैंपेन रन करते हैं तो कैंपेन रन करने से पहले जिसको हम बोलते हैं आप अपना KPIs जरूर बनाएं, जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपके उसमें क्या एक या दो ऐसी चीजें जिसको आप मैप करना चाहोगे। मार्केटिंग कैंपेन सारे के सारे सेल्स जनरेट नहीं करवा सकते। 100%। मार्केटिंग कैंपेन्स का अलग अलग एम होता है। अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो मैं हमेशा कहता हूं कि पहला आपका मार्केटिंग कैंपेन होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस का। आप अवेयरनेस कराओ। अवेयरनेस कैसे पता चलेगी? कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने लोगों ने लिंक की पे क्लिक किया, कितने लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आए, या कितने लोगों ने आपके बारे में वेबसाइट में जाके चेक करा। उसका मतलब अवेयरनेस हो रहा है। लेकिन अगर आपने पहला ही ऐड चलाया, आपको लगा सेल्स आएगी, तो फिर क्या है कि आपका ऐड भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि शायद एजेंसी ने मेरे साथ में धोखा किया, सही नहीं किया। तो ये चीज गलत है। अपने ऑडियंस को समझिए, मार्केटिंग कैंपेन बनाने से पहले इसको ड्राई रन करिए और कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाइए। जैसे हम हमारी लैंग्वेज में एक मैं बहुत टर्म काफी ज्यादा वर्कशॉप्स में यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार मैट्रिक। नॉर्थ स्टार क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अगर आप देखोगे तो नॉर्थ दिखता है। जैसे एयरबीएनबी है कंपनी, एयरबीएनबी का नॉर्थ स्टार है कि कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स उसकी आई एक रात के लिए। फेसबुक का हो सकता है नॉर्थ स्टार हो कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा। इंस्टाग्राम का है कितने कंटेंट आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब का हो सकता है कितने मेरे व्यूज आ रहे हैं। तो हर कंपनी का अपना एक नॉर्थ स्टार होता है। जैसे अगर आप देखेंगे ब्लिंकिट है, ये सब है, ये अपने ऑर्डर्स के बारे में डालते हैं कि मेरा इतने ऑर्डर आए, मेरा इतना आया। वो अपने ऑफिस पे स्क्रीन लगा के रखते हैं। उनका नॉर्थ स्टार एक ही है कि मेरा ये है। तो हमें अपना नॉर्थ स्टार हमारा कैंपेन का बड़ा क्लियर होना चाहिए, मुझे इससे चाहिए क्या। वो अगर क्लियर है, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर आपका क्लियर है, तो वो फिर आपको बहुत हेल्प करेगा। और उस पे कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए समझने के लिए मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। आप कुछ भी करा रहे हो, आप अगर सपोज एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवा रहे हो, तो ये एक चीज आप क्या चाहते हो कि ट्रेनिंग के बाद जब निकले तो उसको क्या पता हो। कोई ब्रांड आपने लॉन्च किया तो एक चीज आपको क्या चाहिए ब्रांड लॉन्च के बाद में। बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका एक एम होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के विजिटिंग कार्ड मिले, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आए। तो आपका एक इंडिकेटर क्या है? ओके। तो जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनका बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है जी। तो उनके केस में जो ये कैंपेन्स होते हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट उनका बजट बहुत ज़्यादा टाइट। तो उस सिनेरियो में आप क्या मतलब उस टाइप के क्लाइंट्स को कैसे आप काम डाउन करते हो, उन्हें बताते हो रियलिटी कि भाई देखो इतना बजट में इतना ही कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और उस पे कुछ आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ जो आपने किसी स्टार्टअप ब्रांड्स के लिए किया हो? आज की डेट में हम लोग करीब 15-20 स्टार्टअप्स के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वेरी आती है। तो मेरा ये मानना है कि एज अ कंसल्टेंट या एज समवन जो सपोर्ट कर रहा है मार्केटिंग में स्टार्टअप्स को या कंपनीज को, मेरा ये मानना है कि एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मेरे पास आए हो किसी काम से तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको मुझसे क्या चाहिए, और मैं भी आपसे क्लियरली बता पाऊं कि मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वन थिंग। क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कई बार क्लियर नहीं होते अपने विजन को लेकर के। उनका होता है मेरा प्रोडक्ट है बिक जाए। सेल्स इज अ एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। 100%। उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसमें प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी सब मिलेगा। अगर ये चीजें सही हैं तभी सेल्स आएगी। 100%। तो सबसे पहला तो हमारा काम ये होता है कि हम वो पूरी चीजें जो है उसको देखें कि वो सही है कि नहीं है। फर्स्ट वी टेल देम कि दिस इज व्हाट इज देयर इन योर कंपनी। अगर आप ये चीज ठीक करेंगे तो आपकी सेल्स आएगी। ओके। दूसरी चीज आती है कि सेल्स जनरेट करने का डिजिटल में कोई भी कंफर्म्ड वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि आप इतने पैसे लगाओ तो मैं एक्स नंबर ऑफ लीड्स लाके दे दूंगा आपको।
अगर फेसबुक भी आप देखोगे, इंस्टा भी देखोगे या गूगल भी देखोगे, वो एस्टिमेट देता है 100%। इतना आएगा, हाँ। और उसमें लिख भी देता है इसके ऊपर नीचे हो सकता है। इवन दे आर नॉट गिविंग अ गारंटी। रीच में भी वो रीच में भी नहीं बताते, वो नहीं बताते, राउंड ऑफ बताते हैं। हाँ, राउंड ऑफ बताते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि हमें क्लियर हो कि सपोज अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, तो मेरे को ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं कोई कैंपेन चला रहा हूँ तो उस कैंपेन से मुझे क्या चाहिए। अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है तो मेरा हमेशा रहता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल टूल इज टू गो फॉर गूगल एड्स। ओके। कि आप गूगल एड्स में सबसे ज़्यादा काम करिए। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि अगर सपोज आपका स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट है, कोई भी आपको नहीं जानता है, ठीक है, कस्टमर आपके नाम से नहीं आएगा ढूंढते हुए कि यार मैं जाके देखूं इस प्रोडक्ट के बारे में, किसी से सुना था जाके देखूं, नहीं। कस्टमर क्या करता है, या तो दुकान पे जाकर के अगर देखेगा, तो अगर आपका पोस्टर लगा होगा तो हो सकता है कि वो इंक्वायर कर ले, या आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हाथ के रीच में है तो उसको उठा के देख सकता है। अगर ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में क्या करेगा, जो कस्टमर है वो शायद सर्च इंजन पे जाएगा और वहां पे जाके कोई कीवर्ड टाइप कर देगा, ठीक है। जैसे मुझे सपोज मैंने टाइप कर दिया ऑक्सीजन गिविंग प्लांट फॉर रूम्स डेकोरेशन, अगर वो कीवर्ड आपके उसमें है तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो कीवर्ड पे सबसे पहले आप काम करिए। जब आपका कीवर्ड की स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई, उसके बाद आपने जैसे बताया कि आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर है, आपका कीवर्ड क्लियर है, फिर आप अपने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पे आइए। पहला स्टेप एसईओ करना। पहला स्टेप है, हाँ, एसईओ करना। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ठीक करिए, क्योंकि आप कोई भी कैंपेन चलाओगे, आप वो कैंपेन चलाने के बाद कस्टमर को अपने वेबसाइट पे ही लेके आओगे। कई केसेस में स्टार्टअप्स की वेबसाइट ही नहीं होती। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये मैं बोलता हूँ क्राइम है। आज की डेट में अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये क्राइम है। वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपनी ऐड चला करके उसको किसी थर्ड पार्टी के ऐप पे ले गए या किसी और जगह पे ई-कॉमर्स पे ले गए, तो उससे क्या होगा, आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। प्लस आप कभी भी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट कभी भी मेरा ये मानना है कि एज अ स्टार्टअप आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, पीडीपी जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी डिजिटल प्रॉपर्टी, वो होना बहुत जरूरी है। आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई कैंपेन चलाया तो एटलीस्ट आपके पास इतना नंबर होगा कि मेरे पास कितने लोग आए मेरी वेबसाइट पे, आप फिर से उनको रीटारगेट कर सकते हो। यू कैन अगेन रीटारगेट देम, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐड चला करके उनको ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ले गया तो मेरे पास वो नंबर ही नहीं आएगा, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप जो 5 साल पहले हुए थे और सक्सेसफुल है, आप देखोगे उनकी शुरू से अपनी वेबसाइट थी, उन्होंने उस पर काम किया। सबसे पहला स्टेप है अपनी वेबसाइट को ठीक करिए, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए। दूसरा है अपना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग करिए। सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स करना स्टार्ट करिए। कई लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और एक हफ्ते में ही अपना एड्स रन करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। जो एल्गोरिदम्स जो मेरी समझ में कहता है वो ये कहता है कि आप पहले 2-3 महीने ऑर्गेनिक पोस्ट प्रोफाइल बिल्डअप करिए और उस पर करिए, और उसके बाद अब आप ऐड चलाएं तो अपनी वेबसाइट पे लेके आइए। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में है, वो है जो स्टार्टअप फाउंडर है उसको अपनी ब्रांडिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपकी खुद की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो खरीदता है उसको जो इंसान बेच रहा है। एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। आप या तो आपका प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस दे रहा है, या उसके पीछे जो टीम है वो कौन है। एग्जाम्पल देता हूँ, आनंद महिंद्रा, इनको सब जानते हैं। आनंद महिंद्रा जी को अगर आप देखेंगे, उनका एक सोशल मीडिया जो है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आनंद महिंद्रा जी कभी भी अपनी थार नहीं बेचते हैं, आनंद महिंद्रा जी कभी भी महिंद्रा की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेचते हैं। वो क्या बात करते हैं, उनको कितना प्राउड है इंडियन होने में, इंडियन टेक्नोलॉजीज पे, इंडियन कैपेबिलिटी पे, और इंडियन को वो सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं। उसका एक रिपल इफेक्ट आता है उनके ब्रांड पे। अगर कोई फाउंडर है, अगर जैसे मैं हूं, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, मैं मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, मैं ब्रांडिंग की बात नहीं करूंगा, तो कस्टमर शायद मेरे पास नहीं आएगा।
लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको देख कर कि शायद इसको नॉलेज है, ये इंडस्ट्री की बात करता है, इसको शायद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो अपनी ब्रांडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं अपने जितने भी हमारे साथ में स्टार्टअप्स जुड़े हैं, मैं उनके फाउंडर्स की ब्रांडिंग पे फोकस करता हूँ। स्पेशली आपका लिंक्डइन हो गया, या अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे इसमें इंस्टाग्राम पे होना है तो इंस्टाग्राम पे आप करिए। ब्रांडिंग करने के कई सारे तरीके, इंस्टाग्राम पे आप लाइव जाइए, इंस्टाग्राम पे आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करिए, आप बिहाइंड द शूट वीडियोस डालिए, आप अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताइए। अगर आपका वो जर्नी दिखेगा तो लोग आपके प्रोडक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो टाटा हो, रतन टाटा भी आज की डेट में इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे सब जगह है। आप मामा अर्थ के फाउंडर्स देखिए, आप अमन गुप्ता को देखिए, आप बंसल को देखिए, किसी को भी देखिए, जितने लोग हैं स्टार्टअप सब अपनी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं अपने ब्रांड कर लूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आगे उसको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। और टाइम आज की, एलॉन मस्क सबने नाम सुना है, उन्होंने कुछ साल पहले अपनी पूरी मार्केटिंग एजेंसी को फायर कर दिया था। सिंपल उनका कहना था कि भाई मेरे एक ट्वीट से मेरा पूरा स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो मुझे आपकी जरूरत क्या है। तो ही वॉज द वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम किया। हाँ। और उसकी वजह से काफी फाउंडर्स को समझ में आया कि क्या ताकत है इसकी। तो जैसे आप जितनी भी कंपनीज हैं उनको सर्व करते हो अपनी सर्विसेज, क्या डिफिकल्टीज फील होती है, फिर एक्सपीरियंस करते हो जब आप किसी एमएनसीज को करते हो सर्व वर्सेस जब आप एक स्टार्टअप को करते हो सर्व, तो क्या वो डिफिकल्टी अपार्ट फ्रॉम बजट? देखिए क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। दे नो वेयर दे कैन फेल, तो वो पहले से ही वो कुशन लेके चलते हैं। अच्छा। स्टार्टअप वाले क्या होते हैं, स्टार्टअप में क्या होता है कि दे आर वेरी एग्रेसिव। मैनी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मैनी ऑफ देम, बहुत लोग एग्रेसिव होते हैं स्टार्टअप में, और उनके पास में फेल होने की जो विंडो रखते हैं वो अपने पास में बहुत कम रखते हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल अभी एक हम कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। तो उनके यहाँ पे क्या है, उनके सिस्टम्स इतने डिफाइंड है कि हर काम एक सिस्टम के हिसाब से होगा। अगर आपको एक काम ए करना है तो वो ऐसे होगा, इतने टाइम में होना चाहिए। तो वो हमारे लिए भी इजी होता है कि हमें पता है कि सिस्टम में करके देना है। स्टार्टअप में क्या होता है, सिस्टम्स की कमी होती है। तो आज आपने एक काम बोला, दूसरे दिन आपने उस काम को बोला कि उसको रोक दो, पहले बी कर दो। तीसरे दिन आपने बोला बी को रोक दो, पहले ए कर दो और सी भी स्टार्ट कर दो। तो ये एक कंफ्यूजन बहुत देखने को मिलता है स्टार्टअप्स। तो इसलिए बहुत जरूरी है जो स्टार्टअप्स होता है, तभी मैंने कहा कि मेंटर का होना बहुत जरूरी है। मेंटर आपको बताएगा कि किस चीज पे आप फोकस करो। अगर आपके पास मेंटर है तो वो बताएगा कि नहीं, पहले ए को खत्म करो, देन विल गो टू बी। तो क्या होता है जब कोई मेंटर आपको बताता है और वो इंडस्ट्री से है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मतलब दिस पर्सन कैन, अगर बी बोल रहे हैं तो कुछ सही बात होगी, एंड दैट इज वेयर यू लर्न कि ये इस तरह से होगा। तो इसीलिए वो मेंटर का होना बहुत जरूरी है। ये चीज होती है। और दूसरा होता है कि जो मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनीज होती है, इंडियन कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे टैलेंट आपको बेटर मिलता है एज कंपेयर टू जो स्टार्टअप्स में जो टैलेंट होता है कई बार, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी फैक्टर। ओके, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी फैक्टर। अगर कोई स्टार्टअप है जिसके एक फाउंडर ही है और उसके पास एक दो लोग और हैं, तो अगर उन एक दो लोगों ने छोड़ दिया तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपका बड़ी कंपनी है तो आपका एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अगर आज की डेट में आपका मार्केटिंग हेड भी छूट जाता है, कोई बात नहीं, आपको दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी टीम डेवलप की हुई है। तो देयर आर ऑलरेडी पीपल जो उनकी जगह लेने को तैयार है। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, तुमको डेवलप किया है, सब कुछ किया है, वो है। लेकिन स्टार्टअप्स में क्या होता है, कई बार वो लोग इतना ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं कि दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और तीसरी जो चीज़ होती है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये सब प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं। इनका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है। इनका होता है कस्टमर एक्सपीरियंस पे, जो आपने कहा था, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत बड़ा फोकस होता है कंपनीज का। जो स्टार्टअप होते हैं ये ज़्यादातर मैंने देखे हैं, ये बहुत प्रोडक्ट ऑब्सेसिव होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट पे आप
इतना फोकस कर लेते हैं कि आप अपने कस्टमर को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस मैंने भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप याद करोगे, जो इंस्टाग्राम आज से शायद 8-10 साल पहले था और जो आज है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ। वो इसीलिए है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक MVP जिसको बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक आपने वो बना के लॉन्च कर दिया, फिर धीरे धीरे करके आप उस पर काम करते गए। ओके। आपने उस प्रोडक्ट को बनाया क्योंकि आपका फोकस था कस्टमर, कि मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको क्या चाहिए, अब उसको क्या चाहिए, अब उसको क्या चाहिए। जैसे व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप पहले था मैसेजिंग, आज की डेट में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, आप कम्युनिटी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसने कस्टमर को सुना, फिर अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता गया। स्टार्टअप्स, कई स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उसमें क्या होता है, उनका एम रहेगा कि मेरा ऐप सबसे बढ़िया बने दुनिया में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए ऐप बनाया है, पहले उसको तो एक्सपीरियंस कराओ कि जो आपने बनाया है वो कैसा है, क्या उसको जरूरत है भी कि नहीं है उस चीज की। तो ये एक 3-4 डिफरेंसेस हैं जो मैंने देखे हैं। ओके। जब आप कभी मार्केट कैंपेन रन करते हो, इनके जब वो फेल हो जाता है, आप कैसे टैकल करते हो उस चीज को? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस और ये होगा। क्लाइंट को हाँ, क्या समझाते हो, क्या कह के समझाते हो? क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम बन जाता है उस समय, और चांसेस होते हैं कि उस समय जो क्लाइंट होते हैं वो स्विच करने की सोचते हैं कि नहीं यार, हाँ, इनके बस का हाँ, नहीं है। वेरी ट्रू। तो क्या होता है कि जैसे इसमें ये जो आपका पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है कि अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो है एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस काम आता है। तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ, चाहे कंपनीज हों या और भी जो एजेंसीज जो आ रही हैं जिनको हम मेंटर करते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि आप सबसे पहले क्या करिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप सबसे पहले उस पर काम करिए। आप सबसे पहले उसी पे काम करिए। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट गूगल एड्स है तो मैं गूगल एड्स रन करूंगा, ताकि एक बार क्लाइंट को रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए। अगर मेरा एसईओ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो सबसे पहले मैं एसईओ को ऑप्टिमाइज करके उसके रिजल्ट्स दिखाना शुरू करूंगा, ताकि क्लाइंट को भरोसा है। क्लाइंट को भी भरोसा है और ये दोनों के लिए अच्छा है, क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट मेरे लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज है, उसके साथ साथ अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये एक नई चीज है जो हम कर रहे हैं, हम स्टार्ट जो करेंगे एक मिनिमम पॉइंट से करेंगे। वी विल नॉट स्पेंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑन दिस। आप थोड़ा पैसा लगाओ, आप देखो कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं उसके। और इम्पॉर्टेंट है, जो आप हमने पहले थोड़ी पहले बात की थी, हम उसको रेगुलरली हम उसको मॉनिटर करते रहे। तो अगर सपोज मेरी एक्सपर्टीज है गूगल एड्स में, मैंने गूगल एड्स चलाए, आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने कहा कि क्या अब इसमें हम यार इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हैं, फेसबुक ऐड चला सकते हैं। अगर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मेरा ये काम होना चाहिए कि मैं आपको बोलूं इसमें हम इतने एक्सपर्ट नहीं है बट हम चलाएंगे, बट जो हमारा बजट था उसको हम जस्ट हाफ कर देंगे यहाँ पे, एंड वी विल रन इट फॉर 1 मंथ। लेकिन हम इसको रिव्यू हर हफ्ते करेंगे। तो हर हफ्ते जब आप रिव्यू करते हो तो क्या होता है, जब एज अ एजेंसी आप भी कर रहे हो और एज अ क्लाइंट भी आप कर रहे हो, तो क्या होता है जब दोनों बैठ के करते हैं उसको, तो आपको पता चलता है कि हम कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। हो सकता है आप बोलो कि यार इसमें मुझे लगता है कि इमेज चेंज करनी चाहिए, शायद ये इमेज वर्क नहीं कर रही है। और मैं हो सकता है मैं बोलूँ कि हमारा CTA गलत है, शायद CTA चेंज करके देखते हैं। हो सकता है लोग शॉप नाउ पे ना क्लिक करें, लोग शायद व्हाट्सएप पे आके क्लिक होके आ जाए। तो आप बजट कम रखिए लेकिन रेगुलर उसको चेंज करते रहिए। तो आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कौन सा वर्क कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर होना, और किसी चीज को जब आप लेते हो, कोई नई चीज लेते हो, तो उस पर भी क्लियर रखना कि हम कैसे इसमें छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ना। फेल होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज फेल होती हैं, गूगल के भी कई सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, राइट, कोक के भी कई सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, ठीक है, प्यूमा के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, ठीक है, बड़ी बड़ी कार कंपनीज की गाड़ियां फेल हो जाती हैं। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस साइकिल। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैसे आप उससे लर्निंग लेकर के वापस जाते हो, वापस अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करके फिर आते हो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कंसल्टेंसी की दुनिया में लाइक आप 2011 से हो,
नहीं, मैं कंसल्टेंसी में 4 साल से हूँ। 4 साल से। हाँ, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में था, प्रोफेशनल। ओके, तो जी। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आपने चेंजेस देखे होंगे। यस। नेक्स्ट 5 ईयर में आपको क्या क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं एज अ कस्टमर, एज एन कंसल्टेंट? एज अ कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट जो चेंजेस मैं अभी देख रहा हूँ, जो शायद जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 4 साल पहले, जो आज के कस्टमर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज है। आज का कस्टमर जो है वो डिजिटली इन्वॉल्व कस्टमर है। 4 साल पहले क्या, शायद 1 साल पहले भी हम लोग घर बैठ के ब्लिंकिट पे ऑर्डर नहीं कर सकते थे। हम कोई कॉमर्स यूज़ नहीं करते थे। आज की डेट में लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। आज की डेट में लोग कोई कॉमर्स पे चले गए हैं। प्रोडक्ट्स कोई कॉमर्स पे ज़्यादा लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपना जल्दी, एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। तो कस्टमर क्या है, वो डिजिटली इवॉल्व हो गया है। आपको कस्टमर को अब 360 डिग्री तरीके से आपको उसको अट्रैक्ट करना है। 360 मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपका प्रोडक्ट का ऐड न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए, टीवी में भी आना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी दिखे, होर्डिंग में भी दिखे। आपको उसको हर जगह से उसको एंटरटेन करना है, आपको विजिबल होना चाहिए एज अ ब्रांड। लेकिन अगर आप स्टार्टअप हो, आपके पास बजट नहीं है, तो एटलीस्ट आप अगर फेसबुक पे हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप एक्स पे भी हो, आप कोरा पे भी हो, लिंक्डइन पे भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, आपका कोई ऐड भी उसमें सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए, आपको कोई इन्फ्लुएंसर भी कोई प्रोडक्ट आपका वो करते हुए दिखना चाहिए। जैसे एक वन ऑफ द अभी लेटेस्ट एग्जांपल है आदिवासी हेयर ऑयल। आप सबने देखा होगा, यूज किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर आपने देखा जरूर होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब इन्फ्लुएंसर्स को ले आए। अब उन सबके जो फॉलोअर्स हैं उन सबने देखना शुरू किया उनको। सेम चीज तो मामाअर्थ ने भी की। राइट। तो आपका कस्टमर इतना इवॉल्व हो चुका है कि आपको अपने कस्टमर को हर जगह टारगेट करना है। तो एज अ कंसल्टेंट मेरे लिए ज़रूरी है ये कि मैं जब कोई स्ट्रैटेजी बनाऊं तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाऊं कि मेरा जो कस्टमर है वो आज की डेट में मेरे कंपनी के बारे में कहाँ कहाँ पता कर रहा है। जैसे अगर 2 तरह के मार्केट होते हैं, B2B, B2C। तो B2B मार्केट के लिए क्या ज़रूरी है, मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, मैं जो भी B2B मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी होना चाहिए, मेरे बारे में किसी को अगर कुछ पढ़ना है कंपनी का रिव्यूज तो मेरा गूगल प्रोफाइल भी होना चाहिए, मेरे पास सेल्स टीम भी होनी चाहिए उनको बैकअप करने के लिए, मेरा कंपनी का फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल रिस्पॉन्स, ये सब भी होना चाहिए। अगर मैं B2C की बात करें, जैसे हमने बात करी, तो हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंस है ये बहुत ज़रूरी है। तो एज अ कंसल्टेंट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में कि जो मेरा कस्टमर है वो इवॉल्व हो रहे हैं, जो मेरे क्लाइंट से कस्टमर है वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो मैं कैसे उनको कैटर कर सकता हूँ, एक तो। और दूसरा है कि हम लोग कई कंपनीज के साथ में एज ए कंसल्टेंट जहाँ जुड़े हैं, वहाँ पे हम उनकी मार्केटिंग टीम को मेंटर करते हैं। तो मार्केटिंग टीम जो आज की डेट में आती है वो जेनजी आती है। जेनजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो प्रीवियस जनरेशन है। ठीक है, वो लोग दे आर मोर क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज भी करते हैं। तो एक चैलेंज जो आता है कंपनीज को कि कैसे उनको रिटेन किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में कंपनीज में आता है, क्योंकि जो हेड है, जो BU हेड है, बिजनेस यूनिट हेड है, वो आज की डेट में एक 55 साल का एक आदमी है जो शायद उतना सैवी नहीं है जितना उसका आज की डेट में मार्केटिंग इंटर्न या सेल्स इंटर्न या ऑफिस इंटर्न है या मार्केट में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हैं। तो वो एक गैप जो आ रहा है उसको फुलफिल करना, इनको भी समझाना उनका माइंडसेट और BU हेड को समझाना इनका माइंडसेट, यहाँ पे एक हमने गैप देखा है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ मिल करके इसको फुलफिल करें। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम गेट टुगेदर्स करते हैं दोनों का, ओपन आइस ब्रेक सेशन सकते हैं, आजकल टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, तो वो सब चीज़ें करवाना, कैसे आप अपने टीम से कनेक्ट करते हो, वो रिट्रीट एक्टिविटीज़ करवाना जहाँ पे दोनों के बीच में आइस थोड़ी कम हो और दोनों एक दूसरे को जाने समझे उस हिसाब से काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा गैप, और ये हर 15-20 साल में आता है, जब एक पूरी जनरेशन चेंज होती है तब ये एक दोबारा से एक चेंज आता है। तो ये 2 चीज़ें, एक कस्टमर जो इवॉल्व हुए हैं और दूसरा जो हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं ये भी जो इवॉल्व हुए हैं, ये चीज़ें मैंने चेंजेस देखे हैं, और ये आगे 5 साल में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। ओके, तो जिस तरीके से अभी डिजिटल मार्केटिंग
काफी ज्यादा डोमिनेट कह सकते हैं हो रखा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडर्न एरा मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह लो, उस पे डोमिनेट कर पाया है किसी हद तक? ओपिनियन क्या है आपका इसके ऊपर? मेरा ये मानना है इंडिया जैसे मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग अभी भी उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया जितना ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन है। आज भी पंचायत हमारे यहाँ पे है, किसान आज की डेट में भी हमारे देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो बनाते हैं। गांव में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे डिजिटल पेमेंट नहीं लिए जाते हैं। आज भी काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे सप्ताह में एक बार सब मिलते हैं, बात करते हैं, और वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करे तो वो प्रोडक्ट चलता है। आज भी कई सारे ऐसे शहर गांव हैं जहाँ पे शायद अमेज़ॉन की या इन सब की डिलीवरी नहीं होती है। राइट, हाँ, लोगों को पता है डिजिटल पेनिट्रेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया शायद एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि दुनिया भर में देखा है सबसे ज़्यादा सस्ता हमारे यहाँ इंटरनेट है। वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एक हमारे यहाँ थैंक्स टू वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो हमारे यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उसने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं करा है। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रिलेशनशिप पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चलती हैं। जैसे एक इंडस्ट्री अगर बात करूँ, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री आप देखो। हाँ जी, सीमेंट इंडस्ट्री आज भी डीलरशिप वाली इंडस्ट्री है। हाँ। तो आप डीलर्स को जब तक आप एक रेट नहीं देते हैं, आप उनको उनके लिए कोई अट्रैक्टिव स्कीम्स इंसेंटिव नहीं लाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। वहां पे आप डिजिटल से आप एक एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हो कस्टमर का, बट अल्टीमेटली अगर आप कहोगे कल को पूरा डिजिटल रिप्लेस कर दे तो काफी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो नहीं कर पाएंगी। तो दोनों हमारे, मेरा ये मानना है इंडिया में दोनों तरह की चीजें चलती हैं और चलेंगी। जैसे मैं फार्मा से हूँ, मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे फार्मा में हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर डॉक्टर होता है। जब तक एक मेडिकल रैप, एक सेल्स का आदमी डॉक्टर से जाके नहीं बताएगा कि हमारे पास कौन सा नया मॉलिक्यूल आया है, वो मॉलिक्यूल कैसे किसी बीमारी को ठीक कर सकता है, वो मॉलिक्यूल की डोज क्या है, कैसे आपने देना है, तो वो डिजिटल कभी भी उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज भी हमारे कई डॉक्टर्स का ऐसे गांव में हैं, ऐसे टायर 2 टायर 3 में हैं, इंटीरियर्स में हैं, जहाँ पे कि शायद 24 घंटे अभी भी कई जगह पे बिजली नहीं आती है, या जहाँ पे कई जगह पे अभी भी इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं आता है। मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता हूँ, अभी मैं काफ़ी जगह देखता हूँ जहाँ पे आप चले जाए शायद वोडाफोन का कनेक्शन नहीं आता है। कई जगह ऐसी है, अगर आप पहाड़ में जाइए हमारे यहाँ तो BSNL का कनेक्शन आता है, बाकी किसी का कनेक्शन नहीं आता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इंडिया एज अ मार्केट, मेरा मानना है डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों साथ साथ हैं और ये रहेंगे। अभी ओपिनियन क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके? वो काफी ज्यादा चल रहा है आजकल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब इन्फ्लुएंसर में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी जोर है। प्लस आज की डेट में कंपनीज अपने अपने इन्फ्लुएंसर्स को डेवलप कर रही हैं। AI बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स अब आने लग गए हैं, मतलब पिछले 3 साल से आ ही रहे हैं, एंड काफ़ी कंपनीज उन AI इन्फ्लुएंसर्स पे इन्वेस्ट कर रही हैं। और उसका सिंपल सा रीज़न है कि AI इन्फ्लुएंसर्स की अपनी फॉलोइंग होती है, उनके लोग दे आर इंटरेस्टेड, लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कैसे AI इन्फ्लुएंसर्स कैसे मतलब इनको टैकल करते हैं ब्रांड्स। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा अब जोर है। तो सपोज अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए किया अभी, अब देहरादून में ही किया था हमने एक, तो हमारा फोकस था कि जो देहरादून के जो यंग वंस हैं उनको किया जाए टारगेट। तो हमने देहरादून के ही इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के, जो कॉलेज गोइंग इन्फ्लुएंसर्स थे 2-3, उनके साथ में हमने करीब 2 साल पहले हमने एक कैंपेन किया था। तो उनके कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स थे, हमने उस पर कैंपेन रन किया था। तो काफ़ी हमें उससे डिमांड उससे आई थी उनकी, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंसर जो था वो देहरादून का ही था। हमें वी वर नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड ऑफ देहरादून किसी और जगह पे। हमारा था कि पहले हम देहरादून टेस्ट करें। तो सेम ऐसी है कि अगर मुझे कल को दिल्ली में करना है, या मुझे बॉम्बे करना है, या गुवाहाटी करना है, बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी करना है, तो मैं वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर है, जो वहाँ की भाषा बोलता है, जिसको वहाँ के लोग फॉलो करते हैं टारगेट ऑडियंस पे, उस पर फोकस करूँ। और क्या है कि अगर आप देखेंगे इकोनॉमी वाइज ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर द ब्रांड्स। अगर मैं किसी पैन इंडिया स्टार को लेता हूँ, उसकी फीस वो अपील करे ना करे सब जगह, लेकिन अगर मैं थोड़ा समझदार इंसान हूँ, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग वाले हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप अपना पैसा उस मार्केट में लगाते हैं स्पेशली, जो कि आपको रिटर्न जल्दी दे सकता है। और यही फ़ायदा है डिजिटल का, कि आप डिजिटल का फ़ायदा ये है कि
अगर मैं शायद डिजिटल से पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता तो मेरा मेथड ये होता कि शायद मैं पहले पेपर में ऐड देता कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मैं होर्डिंग लगाता, न्यूज़ में ऐड देता, सब करता, और मुझे इंश्योर करना था कि मेरा प्रोडक्ट जब मार्केट में आए, मतलब ऐड जाए, उससे पहले दुकानों में मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मतलब आप डिमांड पहले क्रिएट करना पहले क्रिएट करते थे ताकि हो। आज की डेट में क्या है, अगर मेरा 1000 स्क्वायर फीट का भी जगह है तो मैं वहां पे प्रोडक्ट रख करके कैंपेन चला करके मैं ऑल इंडिया सप्लाई कर सकता हूँ। ये डिजिटल का फायदा है। और यहीं पे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के काम भी आते हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने शायद 1 साल पहले यहाँ पे हमारे पहाड़ में एक इन्फ्लुएंसर रावत करके लड़का है, उसका कोक का मैंने ऐड देखा था। तो उसने कोक को पेड पार्टनरशिप विद कोक किया था उसने। अच्छा। तब उसका मैं वहाँ से मैं पेनिट्रेशन समझा कि कितना पेनिट्रेशन हो चुका है कि एक लड़का जो पहाड़ों में रहता है उसको कोक ने अप्रोच किया। और वो क्योंकि गांव के लोगों को अपील करता था, वहाँ के लोगों को, उत्तरकाशी साइड में, तो वहाँ पे जा करके उससे पेड पार्टनरशिप करी गई। ओके। तो ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसे एआई का आपने बोला कि एआई, तो आपको क्या लगता है कि जो एआई है, वीआर, एआर, ये लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं चीज़ों को? किस तरह की चीज़ें? मार्केटिंग। देखिए, लोगों को आजकल एक चल रहा है ना कि एआई आने से कि लोगों की जॉब चले जाएगी। नहीं जाएगी। कई मिथ चल रहे हैं। नहीं जाएगी तो पता है कि एआई को अगर हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो वो बेस्ट ही है। जी। तो आपको क्या लगता है, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि ये जो एआर वीआर जो आ रहे हैं एंड जो एआई है कि कर सकते हैं क्या? मेरा ये मानना है कि आपने सुना भी होगा कई बार कि जैसे कंप्यूटर आए थे तब भी सेम बात हुई थी कि कंप्यूटर से जॉब चली जाएगी। लेकिन कंप्यूटर लोगों ने सीखा, आज की डेट में कंप्यूटर एक साथी बना। सेम एआई, वीआर या डिजिटल इन सब का भी है। अगर आप उनको अपना एज अ पार्टनर बनाओगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा उन पर डिपेंडेंट हो जाओगे देन मेरे को लगता है कि शायद उसकी लाइफ शॉर्ट है, उस प्रोडक्ट की लाइफ शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एआई आपको बता सकता है कि आप इस तरह की मार्केटिंग करो, ठीक है, आप चैट जीपीटी यूज करके आप उससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉम्प्ट कैसा था। अगर आपका प्रॉम्प्ट कैसा था, आपने उससे पूछा क्या, उसके हिसाब से आपने ले लिया कि यही बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो उसमें वो कई चीजें कवर नहीं करता है। अगर मुझे आज की डेट में देहरादून में ही अगर मुझे अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरी कंपनी है जो कि एलियन बनाती है, एलियन, उसके लिए क्या कैंपेन रन करोगे आप? एलियंस के लिए जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। हाँ, तो उनके लिए क्या करना है? मार्केटिंग कैंपेन रन करना है। एलियंस के लिए करना है। एलियंस यहीं रहते हैं, आप यहीं रहते हैं एंड उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन रन करना है। तो पहले तो एलियंस को समझना पड़ेगा वो कौन सा सोशल मीडिया देख रहा है। अच्छा, अगर वो प्लेटफॉर्म ही सेम यूज कर रहे हैं, हाँ, तो फिर आपको देखिए, एलियन से अगर मैं ऐसा समझो कि आप ऐसा लेके चलो कि हमारा एक ऑडियंस है जिसको हम कैटर नहीं करते हैं, उसको हमें कैटर करना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में सर्वे करके पता करना पड़ेगा कि मेरा जो ये ऑडियंस है, चाहे वो एलियन हो चाहे कोई भी हो, वो कहाँ पे है, उसकी दिनचर्या क्या है, वो बहुत जरूरी है समझना। वो कब उठता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। अगर मुझे ये पूरी कस्टमर जर्नी अपनी समझ में आ गई तब मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर मुझे पता चल गया एलियन जो है वो इंस्टाग्राम पे है, तो मैं शायद इंस्टाग्राम पे ही कोई क्रिएटिव कैंपेन चलाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं उनकी भाषा में उस चीज़ को कम्युनिकेट करूंगा। एलियन में भी हो सकता है एज हो, कि कौन सी एज का है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट पसंद है, किस तरह के प्रोडक्ट उसको दिखाने हैं, क्या लैंग्वेज वो यूज करता है, वो हिंदी यूज करता है, इंग्लिश यूज करता है, अपनी कोई एआई लैंग्वेज यूज करता है, उसके हिसाब से मुझे उसका कैंपेन बनाना पड़ेगा। अल्लाह, सपोज अगर आपको एआई को कोई कमांड ऐसी जनरेट करने को प्रॉम्प्ट दोगे अगर आप, तो क्या रहेगी? प्रॉम्प्ट देनी है, हाँ, एआई को कि एक मार्केटिंग कैंपेन हमको। अच्छा, प्रॉम्प्ट का क्या कैसे? हाँ, तो प्रॉम्प्ट तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एलियन के लिए मार्केटिंग कैंपेन रन करना है, आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, तो वो प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली क्या रहेगी? प्रॉम्प्ट उसमें जो रहता है उसमें चैट जीपीटी क्या है, बेसिकली एक एल्गोरिदम्स फुल एआई है। आपको उसको बताना पड़ेगा कि तुम हो कौन।
तो जो एक बहुत कॉमन सा एक प्रॉम्प्ट है वो ये होना चाहिए कि यू आर अ marketing expert who is into AI and digital product marketing. Your target audience is this, which is in the age group of this and are living in this part of the country. These are some of the traits, psychographic, demographic profile of your audience. This is the product which is in this price range. I want you to position this product in this category. I want you to create a 3-month content strategy for this target audience, but it should not contain this, and it should focus on this with a clear call to action of this. Okay. तो आपको जैसे आप मुझसे डिटेल में पूछ रहे हो, मेरे को उससे बात फिर जो मेरे को एक आंसर देगा, okay. फिर मुझे उसको दोबारा बताना है, दिस इज गुड बट इन दिस आई वांट दिस ऑल्सो. फिर वो उसको रिफाइन करेगा, फिर आपको और रिफाइन करना है. तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी कई लोग मैं देखता हूँ वो टाइप करते हैं जो आता है उसको कॉपी पे, वो गलत है. आप उससे बात करो, आप उससे पूछो और पूछो. जितना पूछते जाओगे आप उतना वो रिफाइन करता रहेगा, उतना वो रिफाइन करता रहेगा. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इज लाइक कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और बता क्या चल रहा है, और बता क्या चल रहा है, घर में सब कैसे है, उनका क्या हुआ, अच्छा लास्ट टाइम आया था वो हुआ था, तो बात निकल के आती है. तो सेम प्रॉम्प्ट में भी आप प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते रहो. ओके. इन केस अगर आपको, मेरे दिमाग में सिली क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो अभी पॉडकास्ट के टाइम ही है. अगर आपको टाइम मशीन के लिए कोई कैंपेन रन करोगे तो क्या करोगे आप? टाइम मशीन के लिए मतलब टाइम मशीन प्रोडक्ट है? हाँ, टाइम मशीन प्रोडक्ट है. टाइम मशीन अगर प्रोडक्ट है तो देखिए, आप कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप हमेशा जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको बेचते हैं. टाइम मशीन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? पास्ट में जाके कोई गलती सुधार सकता है. तो आप ये दिखा सकते हो कैंपेन में कि कोई आदमी है, वो आज की डेट में बैठा हुआ है, बड़ा वो गरीब सा है, और वो सोच रहा है यार उस समय अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता शायद मैं आज अमीर होता. और वो टाइम मशीन वहां पे आए और वो आदमी बोले इसमें बैठो अपनी गलती सुधारो, और वो वापस उस टाइम पे जाए. और वो जो बड़ा एक वो चलता है मीम कि दादाजी ने अगर जमीन नहीं बेची होती हाईवे पे तो आज हम भी करोड़पति होते. तो वहां पे जाकर के वो कह रहे दादाजी रुक जाओ, मैं बाहर से आया हूँ और ऐसा करके साइन मत करो, अमीर हो जाएंगे. और फिर आप वापस आ रहे हो, आप अमीर हैं. तो इस तरह कुछ कैंपेन. तो अल्टीमेटली बेसिक एम ये है कि आप कभी भी प्रोडक्ट मत बेचो, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप वो बेचो. जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो इंश्योरेंस नहीं बेचती हैं, वो बेचती है डर. अगर आप मर गए तो क्या होगा, अगर आप हॉस्पिटल गए तो घर वाले कहाँ से करेंगे. आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखो, कोल्ड ड्रिंक कभी भी ये नहीं बोलता कि आप कोक पियो, वो कहता है, वो दिखाएगा आपको बड़े से बड़ा खिलाड़ी या स्टार, उनको प्यास लगी है और वो आपका प्रोडक्ट पी रहे हैं. उनका अल्टीमेट एम ये है कि भाई लोग जब प्यास लगे तो मेरा प्रोडक्ट पिए, तो वो प्यास बेचते हैं वो. तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप वो बेचो. गाड़ी वाला कभी ये नहीं बेचेगा इसमें इतना माइलेज है, ये है, वो बेचेगा आराम, स्टेटस, लंबी दूरी, परिवार के साथ टाइम, हंसते खेलते जा रहे हैं. तो आप क्या चीज बेच रहे हो उस पर मतलब क्या कस्टमर एक्सपीरियंस बेच रहे हो, क्या चीज बेच रहे हो उस पर फोकस करो. ओके. तो वो कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग कैंपेन मतलब मार्केटिंग प्रिंसिपल सेम रहता है. अच्छा. आप अपने कस्टमर को समझो और उसकी दिक्कत के बारे में बता के उसको सॉल्व करो. अच्छा, आपको आपका स्टीव जॉब्स को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज मैंने अभी सर्च मारा, जब पॉडकास्ट लिए सर्च कर रहा था तो मैंने लगा टॉप बेस्ट मार्केटर इन हिस्ट्री, सबसे पहला आया स्टीव जॉब्स. अच्छा, सबसे पहला स्टीव जॉब्स. तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनको लेके, और उनसे कुछ है आपको कि? मैं पर्सनली थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मतलब एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इंडियंस मार्केटियर्स से. ओके. मेरे को बाहर के मार्केटियर्स इतने ज़्यादा, मतलब मैं किताबें अगर पढ़ता हूँ तो इंडियन राइटर्स की पढ़ता हूँ ज़्यादा, जो इंडियन में मार्केटिंग करते हैं. मेरा ये मानना है कि जो बाहर का मार्केट है, इंडिया मार्केट है, टोटली डिफरेंट मार्केट है. 100%. बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आज भी आईफोन बिक रहा है. आईफोन बिक रहा है. आपको एग्जांपल देता हूँ, केलॉग्स का आपने एग्जांपल देखा होगा, इन सबका देखा होगा. जब ये इंडिया आए थे इन्होंने कहा था कि हम नाश्ता चेंज कर देंगे इंडिया. हम नाश्ता क्या करते हैं, हम पराठे खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, आपका जो डोसा खाते हैं. उन्होंने कहा नहीं जी हम ये नहीं खाएंगे, हम तो सब कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, ये सब खाएंगे. ठीक है, आज की डेट में वही कंपनी अपने आलू पराठे ले आई है, अपने डोसा मिक्स ले आई है, ठीक है, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स ले आई है. तो इंडियंस ने उनको मजबूर करा कि आप हमारे प्रोडक्ट्स लाओ. मैकडी अगर आप देखोगे आज भी, अगर आप बाहर की देश में चले जाओ, वहाँ वेज बर्गर नहीं मिलता है, वहाँ बीफ बर्गर मिलता है, वहाँ चिकन बर्गर बहुत कम मिलता है. इंडिया में क्या मिलता है? वेज बर्गर. तो इंडिया मार्केट टोटली डिफरेंट है.
स्टीव जॉब्स की जो आपने बात करी, स्टीव जॉब इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मार्केटियर्स। उन्होंने जो चीज़ें सिखाई वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग को, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया था, अगर आप देखेंगे आपको याद होगा, जब उन्होंने ये जो क्या आता था वो छोटा सा प्रोडक्ट गाने सुनने के लिए, आईपॉड, ठीक है ना, आईपॉड जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने दिखाया था कि ये जीन्स में जो जगह होती है हमारी यहाँ पे, उन्होंने दिखाया था कि ये किस लिए होती है, और उन्होंने कहा कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अब इसका यूज़ है, और उन्होंने इस जगह से अपना आईपॉड निकाला था। तो उन्होंने ये दिखाया कि मेरा प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कितना छोटा है। और अगर आप उनकी बारे में बड़ी अच्छी स्टोरी फेमस है कि जब ये बन रहा था आईफोन, जब उनको बना के दिखाया गया प्रोटोटाइप, तो उन्होंने लेके उसको पानी में डाल दिया। जब पानी में डाला तो उससे बुलबुले निकले, तो उन्होंने कहा इसमें अभी भी जगह बाकी है, इसको और छोटा करो। उन्होंने कहा इसमें अभी भी स्पेस है, तभी पानी के बुलबुले निकल रहे, क्योंकि एयर है उसमें। तो उन्होंने कहा कि इसमें अभी भी जगह है, अभी भी आप उसको और छोटा करिए। उसको और छोटा किया गया। तो ही वॉज द पर्सन जो मॉडर्न मार्केटिंग में जिन्होंने बात करी कि क्यों आप कस्टमर पे फोकस करो। आईफोन जो भी करता है आज की डेट में, वो कस्टमर पे फोकस रख के करता है। आपको गाना सुनना है, आपके आईफोन में है। आपको नोट बनाने हैं, आपके आईफोन में है। आपको फोटो खींचनी है, आईफोन में है। आपको वीडियो बनाना है, आईफोन से बना सकते हैं। आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, ऐप चाहिए। आपको कंप्यूटर जैसा इंटरफेस चाहिए, आपको वही स्पीड चाहिए, सब कुछ आपको आईफोन में मिलेगा। आपको प्राइवेसी आईफोन में मिलेगी। वो कस्टमर को फोकस में रखते हुए वो चीज़ों को इवॉल्व करते जाते हैं। उनको चाहिए कि मेरा फोन ऐसा हो कि कस्टमर एक ही हाथ से हैंडल कर सके। आज की डेट में इतने बड़े फोन आते हैं, शायद 2 हाथ चाहिए होते हैं। आईफोन आज भी आप एक हाथ से हैंडल कर सकते हो। तो कस्टमर को रख करके मॉडर्न मार्केटिंग में जो सिखाया वो स्टीव जॉब्स है। कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, वो स्टीव जॉब्स ने सिखाया। कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ड्रामा क्रिएट करके लॉन्च करो, वो स्टीव जॉब्स ने सिखाया। उनको देख के बाकी सब लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। आज इंडियंस के काफी टेक लोग जो हैं वो इसी तरह का लॉन्च करते हैं, लोगों को बुला करके, स्क्रीन लगा करके, खुद एक ही उसमें चल करके। तो ही वाज द वन ऑफ द मॉडर्न मार्केटियर्स जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको लॉन्च किया। और इंडिया की बात करूं तो शायद टाटा इज वन कंपनी जिसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आज की डेट में अगर आपसे कोई बोले कि टाटा का स्टील है या टाटा का कोई प्रोडक्ट है, आपका ट्रस्ट जागता है। हाँ। आपको लगता है कि यार इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग है, वो कंपनी जो एक बनाई गई है इंडिया में। टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा था मैंने अब आपसे, जो मैं ये पूछने का मेरा मन था। हाँ। वो ये था कि अगर प्रोक्रेस्टिनेशन एक ब्रांड होता, नहीं प्रोक्रेस्टिनेट मतलब वैसे वेला अपन ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू बैठे हुए। अच्छा, लेजीनेस है इसको कैसे, क्या एक तो टैगलाइन क्या होती है, क्या टैगलाइन होती है और उसका क्या कैंपेन रन करते हैं आप, किस तरीके से आप इसे मार्केट करते हैं? इसे 5 स्टार का है। शायद इसको जो दिखाने का तरीका है लेजीनेस, अगर वैसे बात करूँ इसमें कि कोई इंसान लेजी है तो उसका, तो शायद फोकस इस पे रहता है कि लेजीनेस क्या क्या एक इंसान को क्या क्या एडवांटेज देता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि भाई अगर कहते हैं एक एनिमल के ऊपर था जो बहुत ज़्यादा लेजी रहता है, मतलब उसका भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कुंभकर्ण को शायद ब्रांड एम्बेसडर लेता और शायद पंच लाइन अगर कुछ होती तो ये होती कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट ऑलवेज बैड, राइट, इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड, या कुछ मतलब सोचना पड़ेगा एकदम से इस पे कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट ऑलवेज बैड, इट कैन बी, या प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ साइन ऑफ लेजेंड, समथिंग लाइक दिस, कि जो लेजेंड्स हुए हैं उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट करा है, या प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी बहुत बड़ी हैबिट थी, और शायद बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को उस स्टेज में दिखाता है कि ये लोग भी मतलब थोड़े लेजी होते हैं काम करने के उसमें, और शायद अगर ये मतलब लेजी नहीं होते तो यार हिस्ट्री कुछ और होती। तो ऐसा कुछ रिलेट करके उनको दिखाता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ लेजेंडरी पीपल, समथिंग लाइक दिस। तो वो एक स्टेटस सिंबल बना करके उसको दिखाया जाता है शायद। ओके, अगर आप अपनी कंसल्टेंसी, डे टू डे कंसल्टेंसी में जो भी आप गाइड करते हो, अगर आप उसको मीम के फॉर्म में करो गाइड, तो वो किस तरीके से आप करोगे? लाइक आई एम योर क्लाइंट,
आप मुझे कंसल्टेंसी दे रहे हो और आपको मुझे कंसल्टेंसी देनी है थ्रू मीम्स, ओनली थ्रू मीम्स। थ्रू मीम्स, तो वो अगर आपने रजनीकांत की पिक्चर देखी होगी जेलर, हाँ देखिए आपने हाँ उसमें, हाँ तो जब वो अपनी बीवी और उसके सामने मारता है और फिर वो उठते हैं सीट से और ये रजनीकांत बैठ रहा होता है, शायद मैं वो करता है कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ माय क्लाइंट्स व्हेन दे कम टू नो अबाउट माय रिजल्ट्स, कि मैं क्लाइंट शायद उठ रहा है रिस्पेक्ट में और मैं बैठ रहा हूँ हंस रहा हूँ, तो दैट इज वन ऑफ द मीम शायद मैं आपको दिखाता है। अच्छा, ओके। तो अगर अगर लास्ट क्वेश्चन है, हाँ प्लीज। अगर आपको एक कैंपेन रन करना है डॉग्स के लिए, ठीक है, एंड उस पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी डॉग्स पे ही है, ओ वाह। ठीक है, कि वही लोग डिसीजंस लेंगे, तो क्या कैंपेन रन करोगे आप? आपको पता है एक ऐप आता है जो कि डॉग्स की लैंग्वेज को ह्यूमन की भाषा में कन्वर्ट करता हाँ 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 है ना? हाँ वो चाइनीज एक ऐप है, हाँ हाँ वो उसको कन्वर्ट करता है। हाँ। अगर डॉग का कोई प्रोडक्ट होता है और डॉग ही उसको उसको मतलब मॉनिटर करता है, वही उसी के हैंड में पूरी एबिलिटीज है कि हाँ उसको ये प्रोडक्ट बाई करना है नहीं करना है। तो शायद जो डॉग्स की ना स्मेल की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो स्मेल उनको अच्छी लगती है शायद वो मैं फ्रेगनेंस अपने प्रोडक्ट्स में यूज करता और ऐसा एक स्टोर बनाता जिसमें कि एक डॉग वॉक इन कर सकता है और उसके प्रोडक्ट्स की स्पेशल काउंटर्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के स्पेशल काउंटर्स बनाता और वहां पे उनपे अलग अलग स्मेल डालता। तो स्मेल जा करके जहाँ पे वो रुक गया और जहाँ पे वो लिक करना स्टार्ट करता है या बैठ जाता है, वो उसको वो करेगा कि ये मेरे को टैगलाइन क्या रखते हैं आप इसकी? टैगलाइन हाँ। फॉर अ स्टोर जहाँ पे वो है, तो ब्रांड का नाम और उसमें लगता है डॉग्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग्स बेस्ट, ब्रांड का नाम हाँ। डॉट 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 द डॉग्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। डॉग इंसानों का बेस्ट फ्रेंड होता है, हाँ, लेकिन हाँ, डॉग का बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, तो दैट इज प्रॉब्ली ठीक है। ऐसा कुछ करता अगर आपको मतलब दिस वाज नॉट सिली क्वेश्चन, बट मैं आपसे पूछा कि अगर आपको 5 ऐसे टेक अवेज ऑडियंस को देने हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो वो क्या रहेंगे जो जो भी आपने अपने मेंटर से सीखा? सबसे पहला जो टेक अवे है वो तो ये है कि अपने आप को अपस्किल करते रहो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नई नई स्किल्स हर 5 साल में चेंज होती हैं, अपनी स्किल्स को सीखते रहो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज कि अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को कभी भी आप डोंट अंडर एस्टिमेट देम। योर क्लाइंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो आपको देख लेते हैं, समझ लेते हैं आपके एंटर करते ही, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू जस्ट बाय टॉकिंग, ऑब्जर्विंग। तो अपनी पर्सनालिटी पे ज़रूर काम करिए। पर्सनालिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि कपड़े, लेकिन पर्सनालिटी से मतलब है कि आप का थॉट प्रोसेस जो है उस पर ज़रूर काम करिए। तीसरा है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मार्केटिंग में है या कंसल्टिंग में है, फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है। रियल टाइम कस्टमर से रेगुलर मिलते रहो। आपको सबसे ज़्यादा बड़ी लर्निंग आपका कस्टमर ही देगा। आज की डेट में भी हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी, अगर वो IIM से उठाते हैं तो सबसे पहले जो पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है कि आप इस गांव में जाइए और ये टेम्पो वाला आपका साथी है, 6 महीने आपको इसी के साथ जाके सामान बेचना है। जब तक आप एक पनवाड़ी को नहीं समझोगे, आप एक दुकानदार को नहीं समझोगे कि वो क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, आप कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। तो आज की डेट में मैं भी जैसे फार्मा में हूँ, तो मैं आज भी महीने में कम से कम 5 दिन मैं फील्ड में जाता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ देश के अलग अलग भागों में, और उनसे मिलता हूँ, समझता हूँ कि क्या चल रहा है प्रोडक्ट में। तो अपने कस्टमर को जानिए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, किताबें पढ़ना मत छोड़िए। किताबें बहुत सारे एक्सपीरियंस से बनती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी, जो शायद आप कोई कॉलेज में नहीं आप सीख पाएंगे। आपको कई बार ऐसे लेसन्स उनसे मिल जाते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एंड दे विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि एक टाइम काम के अलावा अपनी फैमिली के लिए ज़रूर रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में इतना स्ट्रेस है कि अगर आप अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं देंगे तो आप जो ये 4 चीज़ें कर रहे थे वो सब बैकफायर कर जाएंगी। और वो मेंटल स्ट्रेस आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने चाहने वाले दोस्त,
अपनी फैमिली का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, उसको मत छोड़िए, उनका एक टाइम है वो ज़रूर उनको दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अपना ही वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।